नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में सीडब्ल्यूसी में यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जैसे ही सचिन पायलट का नाम आया, एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई कि राजस्थान की राजनीति में आखिर सचिन पायलट की इस चुनाव में क्या भूमिका होगी। एक तरफ जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए सचिन पायलट ने पूरे चुनाव को लीड किया था, इस बार सचिन पायलट पूरी तरह से साइडलाइन हैं, दरकिनार किए गए हैं। हालांकि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से बार-बार ये संकेत दिए गए, ये स्पष्ट कहा गया कि सचिन पायलट की भूमिका समय के साथ तय की जाएगी। लेकिन अब राजस्थान का चुनाव कांग्रेस में अशोक गहलोत के यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और सचिन पायलट अब किस रास्ते से, किस तरह से राजस्थान की राजनीति में इन चुनावों में भूमिका निभाएंगे, ये एक सवाल है। लगातार सचिन पायलट को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस पर प्रहार करती नजर आई है। एक के बाद एक बार कई तरह के नेताओं के बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट आए और कहा गया कि सचिन पायलट की क्षमता का कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल नहीं कर रही है। कांग्रेस से ज्यादा सचिन पायलट की बीजेपी को चिंता नजर आई थी। अब जब सचिन पायलट सीडब्ल्यूसी के सदस्य बना दिए गए हैं, जिसमें खुद राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, प्रियंका गांधी है, वहां पर सचिन पायलट भी उस समिति के सदस्य हैं। क्या कुछ कर पाएंगे सचिन पायलट सीडब्ल्यूसी मेंबर बनकर और क्या रहेगी राजस्थान चुनाव में उनकी भूमिका? कांग्रेस और बीजेपी इसे किस तरह से भुनाएगी चुनावों में और इसका असर चुनाव परिणाम पर कितना पड़ेगा, कितना पड़ पाएगा? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश हम अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ शुभदेव सिंह चौहान हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी से है, ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार और राजीव जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे शुभदेव सिंह चौहान जी। कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी में सचिन पायलट के आने के क्या मायने देखती हैं? देखिए मीना जी, बात ऐसी है कि सीडब्ल्यूसी एक हमारा जो दिल्ली में जो संगठन का सबसे जो अग्रीम जो एक बोर्ड ऑफ कमेटी है वो है। और उसमें समय समय पर बहुत से नेता रहे हैं राजस्थान का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। और अभी जो नई घोषणा के अंदर हमारे राजस्थान से लगभग 7 ऐसे लीडर हैं जो सीडब्ल्यूसी के अंदर गए हैं, चाहे सचिन पायलट जी की बात करें या फिर हम पवन खेड़ा जी की बात करें या आदिवासी बेल्ट से अगर आने वाले महेंद्र सिंह जी मालवीय जी की हम बात करें। तो सचिन पायलट जी का शुरू से ही है, आज से नहीं है, राजस्थान से पूरा जुड़ाव है। विधानसभा की हम बात करें या लोकसभा चुनावों की बात करें तो देखिए होता क्या है, पार्टी को जब जहां जरूरत होती है नेता की उसके मुताबिक उनको उत्तरदायित्व दिया जाता है, उनको ड्यूटी दी जाती है। चाहे हम यूपी चुनाव की बात करें या चाहे हम हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें सचिन पायलट साहब ने पूरी अपनी कमांड संभाली थी। कर्नाटक के अंदर तो एक हमारा बड़ा चेहरा है और एक युवा आइडियल के रूप में वो पेश आते हैं और हमारी एक एसेट है आने वाली भविष्य रूप में है वो। तो सीडब्ल्यूसी में जाना अपने आप में भी एक इस चीज को इंडिकेट है। और ये जो हमारे नेता हैं सचिन पायलट जी, ये सदैव ये पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें या विगत 5 वर्षों की बात करें तो सचिन पायलट जी का जो दायित्व है वो दायित्व उन्होंने बखूबी निभाया है, आगे भी वो निभाते रहेंगे। और सचिन पायलट जी एक ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनकी यूथ के अंदर या नौजवानों में वो है। बाकी हमारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर के हम धरातल पे जाएंगे। जो विगत 4.5 साल के अंदर गहलोत सरकार ने जो कार्य किए हैं आम जन के हितों के बाबत लगातार जो लड़ते रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्येय गहलोत सरकार का जो ध्येय था या यूं कहें कि कांग्रेस का जो ध्येय था वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के सबसे ज्यादा था। स्वास्थ्य में आज जो चिरंजीवी योजना है वो अपितु पूरे राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य के प्रति अगर कोई गरीब के कल्याण के लिए कोई योजना है तो ये वो चिरंजीवी योजना है, जहां 25 लाख तक का जो बीमा है वो मुफ्त में मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उनको हम ग्राउंड पे लेके जाएंगे और उसको हम लेके भी जा रहे हैं। और आगामी जो विधानसभा चुनाव में है हम बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहते हैं कि अब की बार हम इतिहास नहीं रिवाज बदलेंगे और सरकार 100% रिपीट होगी, गहलोत साहब के नेतृत्व में रिपीट होगी, पायलट साहब के नेतृत्व में रिपीट होगी और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गोविंद डोटासरा जी की सचिन अध्यक्षता में पायलट रिपीट की होगी। क्या भूमिका होगी, सवाल ये है।
सुरेंद्र सिंह शेखावत जी, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत जी, बीजेपी की अक्सर शिकायत रहती थी कि सचिन पायलट को उनका ड्यू नहीं मिल रहा है, उनकी प्रतिभा का सम्मान नहीं हो रहा है। अब तो आप खुश होंगे, आप लोगों ने बधाई दी होगी सचिन पायलट को कि आज उनको सीडब्ल्यूसी में जगह मिल गई है। कल शाम को ये जो ऐलान हुआ उसके बाद सचिन पायलट की स्थिति में अब सुधार हो रहा है, पार्टी उन्हें अहमियत दे रही है। मीना जी, मेरा पहला सवाल भी इनसे है कि क्या मुख्यमंत्री जी जिनकी योजनाओं को लेकर ये सरकार अभी चुनाव में जाने वाले हैं, अभी सुखदेव जी ने कहा कि हम अशोक गहलोत जी के कामकाज को लेके, उनके 5 साढ़े 4 साल के कामकाज को लेके चुनाव में जाएंगे। और अभी कुछ महीने पहले सचिन पायलट जी ने 11 मार्च को कुछ मुद्दे उठाए, फिर 11 अप्रैल को मुद्दे उठाए, और फिर 11 मई को उन्होंने पदयात्राएं की, 4 दिन की 5 दिन की जयपुर तक की पदयात्रा की। क्या वो तमाम मुद्दों का सोल्यूशन हो गया है? क्या इन 4.5 साल के कार्यकाल पे जो सचिन पायलट जी ने सवाल उठाए थे, क्या वो सचिन पायलट जी के सारे मुद्दे सुलझ गए हैं? और जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जिस तरह की भाषा का उनके लिए प्रयोग करते रहे अपने अपनी पार्टी के सहयोगी सचिन पायलट जी के लिए गद्दार और न जाने किस तरह की बातें उन्होंने कही, तो ये क्या सारे इश्यूज इनके सोल्व हो चुके हैं? क्या सचिन पायलट जी संतुष्ट हैं? क्या अशोक गहलोत जी को अब ये लग गया है कि नहीं, वो अब गद्दार नहीं रहे, वो उनकी पार्टी के कमिटेड वर्कर रहेंगे? तो दरअसल ये मसला तो कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, बीजेपी से संबंधित मसला नहीं है। लेकिन एक आम आदमी होने के नाते, राजस्थान के आम मतदाता होने के नाते, सब लोगों के दिमाग में एक सवाल है कि क्या इन सब चीजों के सवालों के जवाब मिल चुके हैं? क्या इनका समाधान निकल गया है? और खास तौर से पेपर लीक जैसा मुद्दा था जिसपे सचिन पायलट जी ने बड़े मुखर होकर सवाल उठाया था, पूरे राजस्थान के नौजवानों की जो आवाज थी उसको उन्होंने उठाया था। और दूसरा बड़ा जो उन्होंने आरपीएससी को भंग करने की बात कही थी, बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक संवैधानिक संस्था को भंग नहीं किया जा सकता। तो क्या इन सब चीजों के मुद्दों के समाधान हो चुके हैं? और मुझसे पहले ये बात खुद सचिन पायलट जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में कह चुके थे कि नहीं, जब तक मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता तब तक मैं इस तरह की कोई राज्य सरकार के पक्ष में, अशोक गहलोत जी की सरकार के पक्ष में वो प्रयास नहीं करेंगे। वो खुद अपनी तरफ से उन्होंने बयान दिया था। तो मसला तो दरअसल कांग्रेस का है, लेकिन जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो सचिन पायलट जी ने उठाए थे, क्या उनका समाधान हो चुका है? मैं यही सुखदेव जी से पूछना चाहूंगा। जी, सुखदेव जी तो बताएंगे ही, साथ ही ओम सैनी जी सवाल ये भी है कि सचिन पायलट के अब जो भूमिका तय की गई है आला कमान की तरफ से, क्या इस चुनाव में इस भूमिका के साथ सचिन पायलट कांग्रेस को जीत दिलाने में अपन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो उनकी वैचारिक या जो भी उनके मतभेद है, हालांकि बार बार पार्टी के मंच से कहा गया है कि उन मतभेदों को अब दूर कर लिया गया है, तो क्या अब राजस्थान में ये दोनों नेता कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे? देखिए, पिछला इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि जो सुरेंद्र सिंह जी ने बहुत सारे सवाल उठाए, सामान्यतः सब लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें होंगी, लेकिन राजनीति में कभी भी दलों में ही शत्रुता नहीं होती है, तो फिर एक ही दल में तो शत्रुता कब तक कायम रह सकने का सिलसिला रहेगा। और मैं समझता हूँ कि सचिन पायलट में जिस तरह की ऊर्जा है, जिस तरह का उनकी संभावनाएं, जैसा उनका भूतकाल रहा है, जिस पिता की वो संतान है और जिनका अपना बड़ा दबदबा था, और वो एक उत्तरी भारत में इस कम्युनिटी को अपने आप में ऑर्गेनाइज कर रहे थे अपने निधन से पहले, तो वो एक वो सारी इनको विरासत मिली है। और उस विरासत का ये लाभ है कि राजस्थान में एक पूरा बेल्ट है जिसमें 30 कम से कम 30 सीटें ऐसी है जिन पे कि इनकी कम्युनिटी का बड़ा प्रभाव है। और वो ये चाहे ना चाहे, जैसे हम लोग जाति व्यवस्था में यकीन करें ना करें, लेकिन वो उसी तरीके से बिहेव करने लगते हैं जब मतदान का वक्त आता है। और वो लाभ कांग्रेस को जो डिवाइड होने की स्थिति में था, अब वो मिलने की स्थिति में आ गया। तो ऐसा आने पे कांग्रेस को करीब 30 सीटों पे सीधा सीधा एक लाभ का दृश्य नजर आता है। तो वैसे सुरेंद्र सिंह जी की बात ठीक यूं लगती है कि अगर इन लोगों का एका हुआ तो इससे बड़ा नुकसान का सिलसिला बनता है। तो निश्चित रूप से ये याद दिलाते रहेंगे कि आपने तो ये सब कहा था, आपने तो नौजवानों की बेरोजगारी को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के और उसको भंग करने को लेकर के, अब उनके जवाब भी मिल गए, लेकिन अब देखिए अब वो बातें छोड़ देनी चाहिए और तो
अब तो जो चुनाव होने जा रहा है उसमें क्या क्या जातियों का क्या रोल रहेगा और कैसे सचिन पायलट एक अर्थपूर्ण नेता बन जाएंगे। उनकी अपनी खामियों का काफी उन्होंने सह लिया और साथ साथ में उनके दल ने भी सह लिया। अब जब खड़गे जी की अध्यक्षता में ये सारी बातें हो रही हैं, ये जो नए लोगों को लिया गया है, ट्राइबल बेल्ट के लिए अलग है, दूसरे बेल्ट के लिए अलग है, राज्यसभा के लोग भी हैं उसमें, ये सारा तो इसका मेरा ख्याल है कि कांग्रेस के लिए जिस तरह का उनका घोषणा पत्र है, जिस तरह का, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो मैं इसको पहले भी अपने इसी चैनल पे कह चुका हूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो एक अधिकारों की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया, ये जो सोशल गारंटीज हैं, जिन गारंटीज के मेरा ख्याल है कि उस पर सीधा सीधा गांधी का प्रभाव है। वो उस जमाने में कहा करते थे कि राज्य के नागरिक को ये सब चीजें मिलनी चाहिए, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी इस हिसाब से जुड़े हैं और उसमें गांधी झलकता है। उस गांधी को जिस तरीके से अडप्ट कर रहे हैं ये, और जैसे जिनको थोड़े दिन पहले तक फ्री बी कहा जाता था कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है, ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है, ये सामान्य नागरिक का अधिकार है जो उनको देना चाहिए, वो दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जरा टसल मजबूत हो गई और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा चूंकि अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री ही है, नरेंद्र मोदी ही राजस्थान का सारा सिलसिला देख रहे हैं, तो वो इधर से कांग्रेस के भी अब सब जो एकजुट होकर के जब मैदान में आ रहे हैं, तो विभिन्न जातियां अपने मत व्यवहार को कैसे इस्तेमाल करेंगी, और जितने भी हमारे जो 50 जिले और 10 संभाग बन गए हैं उनमें कैसे वोटों का बंटवारा होगा, ये सारा चीजें क्या कितना अर्थपूर्ण होगा जो कुछ राजस्थान सरकार ने अपने पूरे 4.5 साल के कार्यकाल में किया है, और जिनकी बात वो लगातार आजकल लगातार कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ठीक इसके विपरीत लगातार आलोचना कर रही है। तो लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जो मैं सोच रहा हूँ कि ये तो मसला हो निकल, कांग्रेस का मसला तो निपट गया, लेकिन वसुंधरा जी का जो मामला है वो बड़ा खतरनाक है। वसुंधरा जी भाजपा की सबसे लोकप्रिय नेता रही हैं, उन्होंने साबित किया है 162 सीटें ला करके, उन्होंने साबित किया है पहली बार कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के अपने बल पर विधानसभा में 120 सीटें ला करके। तो ऐसी स्थिति में उनकी खामोशी, उनका अलगाव मेरा ख्याल है कि कांग्रेस की चिंता का विषय हो सकता है, जैसे सचिन पायलट की चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे वो भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो लोग संजीदा हैं और अपने अपने काम में जुट जाना चाहते हैं उनको तो जुट जाना चाहिए, बाकी ये सब चर्चाएं तो होती रहेंगी। जी राजीव जैन साहब, सचिन पायलट अब क्या कौन से काम में जुटे, उनके सामने अब क्या है कि वो उस काम में जुट जाएं जैसा ओम सैनी जी कह रहे हैं? देखिए मीना जी, सचिन पायलट जी के सामने कोई चारा नहीं था। जब से उनकी बगावत का जो सीन बना उसके बाद जो उनकी स्थिति हुई, वो बिना किसी पद के रहे, कोई उनके पास कुछ वो नहीं था, तो उस रूप में सीडब्ल्यूसी का उनको मेंबर बनाया जाना एक ठीक है। कांग्रेस की सर्वोच्च निर्णायक संस्था सीडब्ल्यूसी है, उसका सदस्य होना एक अहम बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो राजस्थान के चुनाव के संदर्भ में उनकी क्या भूमिका रहेगी, तो भूमिका तो मेरे को लगता नहीं उनकी कोई भूमिका रहेगी, क्योंकि सारी कमान मुख्यमंत्री गहलोत के हाथ में रहेगी। तो उनकी योजनाएं हैं, उनका चेहरा सामने रहेगा, तो वो सब चीजें गहलोत के कंट्रोल में रहेंगी। अब जहां तक है, सचिन पायलट एक अच्छे वक्ता है, युवा है, और जो खड़गे जी ने, जैसे ओम सैनी जी ने बताया, जिस तरीके का दोनों में एक युद्ध विराम से कराया कि भाई चुनाव तक तो आप एकजुटता से रहे, जैसे कर्नाटक में वहां डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया एक साथ रहे, तो इस तरीके का एक फार्मूला राजस्थान में भी अपनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो राजनीति के जानकार हैं वो देखते हैं सचिन पायलट का, जैसे ओम सैनी जी बता रहे 30 सीटों पे पूर्वी राजस्थान में प्रभाव था, क्योंकि पिछली बार जो कांग्रेस सीटें जीती वो ज्यादातर पूर्वी राजस्थान से जीती और वहां बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो गया था, उससे सरकार बनी थी। लेकिन अब की स्थिति, आज की स्थिति में देखें तो पूर्वी राजस्थान में जो सचिन पायलट का, जिस वो कम्युनिटी से आते हैं, जो जिनका समर्थन उनके साथ बहुत ज्यादा था पिछले चुनाव में, बार पूरा छिटका हुआ है। कहीं ना कहीं वो सचिन पायलट से भी नाराज हैं कि वो अपनी लड़ाई ठीक से नहीं लड़ पाए पार्टी के अंदर। तो उस वर्ग में सचिन पायलट के प्रति नाराजगी है, कांग्रेस के प्रति नाराजगी है, और सचिन पायलट कितना भी जोर लगा लें तो मुझे नहीं लगता कि वो वर्ग उनके साथ वापस आ पाएगा। इसलिए पूर्वी राजस्थान में जो पिछली बार नतीजे सामने आए थे, इस बार मुश्किल से आएंगे। और जहां तक उनकी जो गुर्जर समाज की बात है, जो
आज से 3 दिन पहले भी जयपुर में एक भाजपा के उसमें अगुवाई में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसमें बड़े उस तरीके के नेता आए थे जो वो समुदाय के थे और वो उस बात पे भी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। उनका सीधा रुख ऐसा लग रहा था कि इस बार वो, वैसे गुर्जर कम्युनिटी हमेशा भाजपा की परंपरागत वोट बैंक रही है राजस्थान में, तो कम से कम ये पिछली बार सचिन पायलट की वजह से पूरा समुदाय एकजुट होकर एक तरफा आ गया था। लेकिन इस बार जो सीन बन रहा है, मुझे नहीं लगता कि उनकी क्या भूमिका रहेगी, वो अपने समर्थकों को किस तरीके से समझा पाएंगे कि नहीं कांग्रेस के साथ देना है। उनके समर्थकों में तो बहुत भयंकर नाराजगी है, यदि फील्ड में जाके देखा जाए और जानकारियां जुटाई जाए तो निश्चित रूप से नाराजगी है। अब तो सचिन पायलट के प्रति नाराजगी हो गई कि वो पूरा एक समर्थक वर्ग उनके पीछे लगा रहा और वो ही सचिन पायलट कहीं ना कहीं अपनी बात को ढंग से नहीं रख पाए, कहीं कुछ नहीं रख पाए। और पार्टी ने भी उनको कितने मतलब एन चुनाव के पहले कोई मौका दिया, 3-4 साल तो बिल्कुल उनको एक तरह से, जिसको एक सामान्य भाषा में उनको पैदल ही रखा, उनके पास कुछ नहीं था। वो एक आंदोलन के रूप में भी उठे, कोई मांग उठाई उन्होंने, फिर एकदम वो चुप हो गए। तो लगता नहीं है कि सचिन पायलट किसी बड़ी भूमिका में आ पाएंगे, क्योंकि गहलोत का एक जो व्यक्तित्व बहुत बड़ा बन गया, सचिन पायलट उनके सामने बहुत बोने रूप में है। वो हो सकता है अच्छे वक्ता हो, मीडिया में उनकी अच्छी पकड़ हो, वो सब कुछ कर वो उस तरीके से कर लें, लेकिन कांग्रेस भी उनके मामले में बड़ा फूक फूक के कदम रखेगी। उनको कैसी भूमिका देनी है, काम उनका उपयोग करना है, चुनाव में कहीं वो सेबोटेज नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ चीज हुई जो वो चाहते थे नहीं हो पाई, वो एक अलग बात है। उसके पीछे राजनीतिक दल का अपना एक सोच होगा, नजरिया होगा कि मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिए, वो निर्णय उनका है और वो अच्छा निर्णय भी है। गहलोत की योजनाएं भी इतनी अच्छी आई कि सब चीजें अब उनके पीछे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट कोई प्रभावी भूमिका राजस्थान के चुनाव में निभा पाएंगे। मीना जी, तो सचिन पायलट अब राजस्थान चुनाव से लगभग बाहर हो गए हैं। खुद सुखदेव सिंह चौहान ने कहा कि 7 लोगों को राजस्थान से CWC में जगह मिली है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय है उसमें, और जो नाम बाकी भी गिनवाए। रघुवीर मीना हालांकि वहां से हटा दिए गए, रघु शर्मा को हटा दिया गया। तो ऐसे में सुखदेव सिंह चौहान जी, युवा जो कहा जाता है कि सचिन पायलट के साथ रहा है पिछले चुनाव में, बड़ी उम्मीदों के साथ था, ये भी कहा जाता है कि एक समाज विशेष के लोगों को जो है वो कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट अपने साथ लाएंगे, और अगर नहीं लाते हैं वो उनको, सचिन पायलट को उस स्थिति में, तो उनसे भी समाज से भी कांग्रेस को नुकसान होगा। क्या कांग्रेस ने ये सारे आकलन कर लिए हैं और उसके बाद ही सचिन पायलट को इस चुनाव से दूर किया गया है? देखिए, पहली बात तो मेरे को ये समझ में नहीं आती है कि सचिन पायलट जी दूर कब हुए थे। सचिन पायलट जी को जहां से, दिल्ली से, हमारे होता क्या है ना कि जब उत्तरदायित्व जहां से भी मिलता है, जो भी काम मिलता है, वो व्यक्ति वहीं पे कार्य करता है। अब राजस्थान की कमांड गहलोत साहब को मिली थी, तो अशोक गहलोत साहब ने वो काम अपना बखूबी निभाया, और उसी के साथ साथ में जब जब जरूरत पड़ी, जिन जिन प्रदेशों में जरूरत पड़ी, पायलट साहब वहां गए, पायलट साहब ने पूरा कार्य किया। आज भी हम कहते हैं कि सचिन पायलट साहब हमारे जो है अग्रिम है, और वो ही इस पूरे कार्य को देख रहे हैं। आज आप राजस्थान विधानसभा की हम चुनाव की बात करें तो लगातार उनके प्रयास हैं, वो लगातार कार्य कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन साहब जैसा कह रहे थे, मैं उनकी बात से असहमति रखता हूं। उनका जो लगातार कार्य है वो किसी एक कास्ट के नहीं है, वो हमारी 36 बिरादरी के, कौम के, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और सुरेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपको सुना है, आप एक मिनट, मैंने आपको सुना है, मैं मेरी बात नहीं, मैं मेरी बात रख दूं, उसके बाद में आप अपनी बात रख देना। पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपका टाइम आएगा, आप अपनी बात रख देना। मैंने आपको बड़ा गंभीरता से सुना है। तो अब बात आती है सुरेंद्र सिंह जी की सवालों के जवाब की बात। तो देखिए, बीजेपी कांग्रेस में यही फर्क है। हमारे यहाँ पे हम वैसे भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में विश्वास करते हैं। हाँ, ये बात एक अलग है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के जो आर्थिक सलाहकार विवेक डोबरा ये कहते हैं कि अब संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के बदलने का वक्त आ गया, और उसमें देश के प्रधानमंत्री चुप रहते हैं।
तो देखिए हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेसी को ऊपर भी मानते हैं, हम डेमोक्रेसी को पार्टी में भी मानते हैं। अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपको टाइम मिलेगा मीना जी, इनको समझाइए, आप टाइम देते हैं, आपको वक्त मिलेगा, उस समय आप अपनी बात रख दीजिए, नहीं तो मैं वो लोकतंत्र पे बात। तो आप मेरी बात तो पहले सुन तो लीजिए ना, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो सवाल पूछा उस सवाल का मैंने जवाब दिया। अब डेमोक्रेसी के तहत में पार्टी के अंदर आंतरिक भी डेमोक्रेसी है। सचिन पायलट साहब ने मुद्दे उठाए, उन मुद्दों को आगे लेके जाए। अरे भाजपा में तो खुद अपने प्रदेश के लोगों के लिए मुद्दे नहीं उठाए जाते, बल्कि रिश्वत दी जाती है राजस्थान की जनता को। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने ईआरसीपी के लिए क्या बोला कि साहब फलाने इतने करोड़ दे दो, राज दे दो, इतने करोड़ हम दे देंगे। प्रधानमंत्री इनको चाहिए था कि ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट था, जो पूर्वी राजस्थान का प्रोजेक्ट था, उस राजस्थान के प्रोजेक्ट के लिए ये अपनी बात उठाते। ये 24 सांसद मिलकर के बात करते कि किस तरीके से पूर्वी राजस्थान का ईआरसीपी का था, जो पेयजल की समस्या थी, जो पेयजल का जो संकट था, उसके लिए किया जा सकता। ईआरसीपी के लिए ये आज तक बोलते नहीं है। बात आती है कि अन्य मुद्दों के ऊपर, उसको लेकर के चले जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जब पिछली बार 2018 में आए थे तो अजमेर में पृथ्वीराज चौहान की धरती से उन्होंने बोला था कि हम इस ईआरसीपी को पूरा करेंगे। आज 5 साल होते आए, ईआरसीपी का ई तक नहीं बोल रहे इनके कोई भी नेता। तो आपको डेमोक्रेसी आप इंटरनल अपनाओ ना, दिल्ली से इतना मत डरो भाई, राजस्थान की जनता के लिए आवाज उठाओ। ये ईआरसीपी पे बात नहीं करेंगे, ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे। और रही बात है इनके परिवार की, जो बात है भाजपा परिवार की बात है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य की कमांड ले रहे हैं। उनके पास समय नहीं है मणिपुर में जाने का, कोई बात नहीं, आप आइए। राजस्थान का जो स्वाभिमान है वो नरेंद्र मोदी जी को भी देखेगा। राजस्थान का स्वाभिमान सदैव अपने मिट्टी के लिए लड़ता है, अपने मिट्टी के लिए काम करता है। तो हम तो राजस्थान का जन है, और इस चुनाव में हम राजस्थान के जन की बात को लेकर के जाएंगे। सचिन पायलट जी की नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, गहलोत साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और डोटासरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जी, शुभदेश सिंह जी ने स्पष्ट कहा है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में, सचिन पायलट के नेतृत्व में और डोटासरा जी के नेतृत्व में। और भी कोई नाम है क्या शुभदेश सिंह जी? नहीं, सभी नाम है। हमारा तो हर कार्यकर्ता का अपना नाम है। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका सबका अपना नाम है। तो हर कार्यकर्ता अपना बखूबी जो उसको उत्तरदायित्व मिला है, उस उत्तरदायित्व के साथ में वो अपना कार्य करेगा। जी, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत, सचिन पायलट के फ्रंट में नहीं होने से कांग्रेस पार्टी में बीजेपी इस चुनाव में इसे किस रूप में भुनाएगी, इसका कितना फायदा किस रूप में लेगी चुनावों में? कांग्रेस में अशोक गहलोत और बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आमने सामने दो चेहरे हैं। ऐसे में जहां आपके ऊपर बार बार विपक्ष ये कह रहा है, यानी कि कांग्रेस ये कह रही है कि आप वसुंधरा राजे को उनका ड्यू नहीं दे रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी ने कम से कम स्पष्ट कर दिया है कि सचिन पायलट को क्या देना है। तो ऐसे में सचिन पायलट की फ्रंट फुट पर गैर मौजूदगी से बीजेपी की रणनीति में क्या फर्क आए? मीना जी, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा मैं। उसके अलावा 2-3 जो बातें ओम सैनी जी ने और सुदेश जी ने कही है, उस पर मैं बात रखना चाहूंगा। ओम सैनी जी ने जैसा कहा कि अब तो सब मुद्दे खत्म हो चुके हैं। मेरा ये कहना है कि नेता जो होता है वो कोई फर्नीचर नहीं होता कि उसको आपने एडजस्ट कर दिया। उसको पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो सकता है कि उनको सीडब्ल्यूसी में जगह मिल गई, लेकिन उन्होंने जिन लाखों लोगों को, हजारों लोगों को सड़कों पे लेके आ गए अपने मुद्दों पे, क्या उन लोगों को सवालों का जवाब मिला? क्या अभी कुछ दिन पहले सचिन पायलट जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अशोक गहलोत जी की नेता सोनिया गांधी नहीं है, उनकी नेता वसुंधरा राजे है। तो क्या कांग्रेस आज भी इस बात को मानती है कि अशोक गहलोत जी की नेता सोनिया गांधी नहीं है? दूसरी तरफ सुखदेव जी कह रहे हैं हमने तय कर लिया है कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और आप भी हमसे सवाल पूछते हैं कि आपने मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर कर दिया है? क्या उन्होंने कह दिया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेंगे? जब तक भाई सवाल जो हमसे पूछे जाने चाहिए वो उनसे भी पूछे जाने चाहिए। और रही बात इस चुनाव, रही बात समझाने की बजाय, आप मुझे सवाल समझाने की बजाय, मैं बात राजनीति की नहीं कह रहा, मैं बात राजनीति की नहीं कह रहा। बात सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपका किसी बात से हो सकता है,
लेकिन वो तमाम मुद्दे जिनको लेके आप हजारों लोगों को सड़कों पे लेके आ गए, उन लोगों को उन मुद्दों का समाधान मिला क्या? रही बात आपने हमारी, जो सवाल रही पूछा उसका जवाब आपके पास है नहीं, या फिर कोई और मुश्किल है? मेरा सीधा सा सवाल था, सचिन पायलट के फ्रंट फुट पर नहीं होने से बीजेपी की रणनीति में क्या फर्क आएगा इस चुनाव में? इसका कोई जवाब है? देखिए, तो सचिन पायलट फ्रंट फुट पे खेले हैं, चाहे अशोक गहलोत जी फ्रंट पे रहे, बीजेपी का बहुत बिल्कुल क्लियर एजेंडा है कि जिस जंगल राज को 4 साल में राजस्थान ने भुगता है, जिस भ्रष्टाचार को राजस्थान ने 4 साल में भुगता है, जो 200 इनके एमएलए और एमएलए कैंडिडेट थे वो मुख्यमंत्री की भूमिका में रहे, और जिस तरह से उन्होंने अपने इलाकों में भूमाफिया और खनन माफिया को बढ़ावा दिया, जिस तरह का अपराध राजस्थान में बढ़ा, जिस तरह की गैंगवार की घटनाएं राजस्थान में बढ़ी, राजस्थान में सारे के सारे जो पेपर हुए वो सब लीक हो गए, आरपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था को जो इनके राज में उसकी साख को जो क्षति पहुंचाई है, ये सब तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा चुनाव में जाने वाली है। अशोक गहलोत जी नेतृत्व करे और चाहे सचिन पायलट जी नेतृत्व करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। और ये जो 4 साढ़े 4 साल में इनके जंगल राज भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान का आम आदमी पीड़ित है। तो 4.5 साल पहले जब चुनाव में आए तब इनके राष्ट्रीय नेता ने 1 से लेकर 10 तक की गिनती करके किसान की कर्ज माफी की और बेरोजगारी भत्ते की बात की, क्या वो समाधान हो पाया? इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से एक डबल इंजन वाली सरकार, राजस्थान के विकास के नए सोपान लिखने वाली सरकार हम लोग लेके आएंगे। इसी भरोसे के साथ, इसी विश्वास के साथ हम लोग चुनाव में जाने वाले हैं। जी, चुनाव में तो आप निश्चित रूप से बड़े विश्वास के साथ जा रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी राजस्थान में प्रधानमंत्री को चेहरा बनाकर चुनाव के मैदान में है, और इधर कांग्रेस अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि दोनों का ही ये कहना है, दोनों ही राजनीतिक दलों का, कि अपने अपने सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बूते पर वो चुनाव जीतेगी। जनता के बीच जो लगातार एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों में ही नेताओं को लेकर जो कशमकश चल रही थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उस पर विराम लगा दिया है। ओम सैनी जी, इसे माना जाए कि कांग्रेस पार्टी ने एक स्पष्टता दे दी है जनता को कि उन्हें क्या करना है और किस तरह आगे जाना है। हाँ, चेष्टा तो मीना जी यही की है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से सारा गठजोड़ बनाया है, आला कमान जिस तरीके से कार्य समिति बनी है दिल्ली के अंदर, और जैसा राजस्थान को रिप्रेजेंटेशन मिला है, उससे एक आहट तो मिलती है कि चीजें ठिकाने पर हैं और तरीके से वो होगी। और देखिए, मतदाता का मत व्यवहार जो व्यक्तियों के माध्यम से होता रहा है, और जिस पे कभी मैनिफेस्टो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो अपने आप में मुद्दा बन जाता है, कभी वो नहीं बनता है। तो काफी लंबे अरसे से यही हो रहा है कि मैनिफेस्टो मुद्दा नहीं बन रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनमें मैनिफेस्टो का सिलसिला नहीं बन रहा है। लेकिन अभी जो जो लाभ मिले हैं, और जिस तरह की 4 साल के अंदर 5 साल के अंदर जितनी तकलीफें हिंदुस्तान के लोगों ने भुगता है, चाहे वो किसी भी कारण से, कोविड की वजह से भुगता हो, नोटबंदी की वजह से भुगता हो, महंगाई की वजह से भुगता हो, बेरोजगारी की वजह से भुगता हो, तो उनको अलग अलग मॉडल की जरूरत है। तो वो मॉडल मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में देने की चेष्टा की है। और वो जो उस मॉडल में मुझे यूं लगता है कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों की तरह से जोड़ करके और पेश करने का सिलसिला हुआ है। अब इसमें करप्शन का जो मामला है, जिसमें कि ये कई माफियाज डेवलप हो गए, बजरी माफिया है, खान माफिया है, और जो जो समाज का जो गिरावट है, जिसमें कि लोग हल्के से बड़े आसानी से अपने आप को धनी बनाने के लिए रिश्वतें खाने लगे हैं, ये सिलसिला तो बहुत पहले से चल रहा था। इसको रोका जाना चाहिए, और उसके लिए आपके पास में पुलिस है और सारे साधन है, तो वो तो किए ही होंगे, निश्चित रूप से कर ही रहे होंगे। वो तो भारतीय जनता पार्टी भी करेगी और कांग्रेस भी करेगी। राजस्थान के संदर्भ में बोल रहा हूँ मैं, राजस्थान के बाहर के संदर्भ में नहीं। और राजस्थान में मैं समझ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐसा कर रही है कि चेहरा नहीं है, या ये स्पष्ट नहीं है कि कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि कांग्रेस में तो सन 70 के बाद में ये होने लगा कि आला कमान पे छोड़ देते हैं, और आला कमान फिर तय कर देता है कि साहब इसके पास में बहुमत है इसलिए इसको बना दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अब वैसी डेमोक्रेसी मुझे नजर नहीं आती जो इनके निर्माण के वक्त में थी, जो भैरव सिंह जी तक और वसुंधरा जी तक साफ साफ नजर आती थी कि ये बहुमत किसका है और किस लिए इसलिए
किसको मुख्यमंत्री बनना है। अब तो ये है कि आला कमान क्या सोच रहे हैं। आला कमान का मतलब सिर्फ दो लोग हैं कि अमित शाह जी और नरेंद्र जी मोदी क्या सोच रहे हैं। अब देखिए, ये बड़ा अपमानजनक लगता है मुझे तो भारतीय, चूंकि अभी आपने सुरेंद्र सिंह जी ने इमरजेंसी की बात की थी, तो इमरजेंसी के तो हमने भी दुख भोगा है उसका, 19 महीने हम भी जेल में रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदल गए। कांग्रेस का एक डेमोक्रेटिक संगठन रहा है, वो है उसको, और जो कुछ तोड़ा था उसके लिए तो मिसेस गांधी को बड़ा दंडित किया ना। किस तरीके से जनता पार्टी का निर्माण, वो सारा इतिहास है। तो उसको एक हर बार नहीं उन बातों को कहा जा सकता। अभी जो हो रहा है, जो ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स, इन सारी डिपार्टमेंट्स के माध्यम से जो पूरे मुल्क में है, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं और कांग्रेस के लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। ये संस्थाओं के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जो डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में गठित हुई थी और जो अपना प्रभाव दिखाने लगी थी, अटल जी के नेतृत्व तक बड़ा साफ साफ नजर आता था। वो जो सारे लोग थे, वो जो जिस तरीके से परामर्शदाता मंडल में चले गए और जो डेमोक्रेटिक स्वरूप के लिए बड़े आतुर रहते थे कि सब चीजें होनी चाहिए, अब तो जो कुछ मोदी जी कहते हैं या अमित शाह जी कहते हैं वही फाइनल हो रहा है। ईआरसीपी की बात पर मैं लगातार इसी चैनल पे कहा है मैंने कि हमारे 25 सांसद हैं, और हमारे 25 सांसदों के होते हुए अगर हमें ईआरसीपी की योजना नहीं मिल रही है, अगर वो राष्ट्रीय योजना नहीं बन रही है, तो राजस्थान का नुकसान है। इसमें मोदी जी का नुकसान नहीं हो रहा, अमित शाह जी का नहीं हो रहा। तो हमारी ये ताकत जो हम लोगों ने, चाहे वो हमारी इत्तेफाक की हो चाहे ना इत्तेफाक की हो, उनको जो करना चाहिए था नहीं किया, तो सब लोग बड़े खफा होते हैं इस बात से। तो ये सब तो धरे रह जाएंगे। ईआरसीपी के ऊपर क्या जवाब है, जिसपे जो सबसे ज्यादा राजस्थान के लिए लाभ की बात हो सकती है वो नहीं हो रही। तो ये सुखदेव सिंह जी बोलेंगे इस बात को, मैं क्यों बोलूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब बातें हो सकती है। और देखिए, दोनों पार्टियों का डेमोक्रेटिक स्वरूप होना चाहिए। कांग्रेस में जो 4.5 साल में जो थुक्का फजियत हुई और वो जो किसी तरीके से सारी चीजें ठिकाने पर आई है, उसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का में खामोश हो गई, वो एक जगह नहीं आई है, खामोश हो गई, वो मुखर होनी चाहिए। और उनका भी वैसे ही कुछ स्वर निकलना चाहिए जिससे लगे कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी हमारे सामने है। जी, तो यहाँ सचिन पायलट खामोश हो गए और उधर वसुंधरा राजे को खामोश नहीं होना चाहिए। राजीव जैन साहब, देखिए, ये बड़ा एक पेचीदा चुनाव होने जा रहा है राजस्थान में। ये तो कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रवक्ता हैं, ये अपनी जीत के दावे करेंगे और उनको करना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दोनों दलों में जो एक चीज, भाजपा की जहां तक बात है, अब ये करीब करीब स्थिति 99% क्लियर हो गई कि भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे के ऊपर चुनाव नहीं लड़ेगी और वो सामूहिक नेतृत्व पे लड़ेगी। अभी ओम सैनी जी कह रहे थे कि भाजपा में सिर्फ 2 लोग तय करते हैं, मैं इससे थोड़ा ऐसे मत हूँ, इसमें तीसरा पक्ष और है, आरएसएस भी तय करता है। आरएसएस की पूरी भूमिका रहती है, वो कहीं ना कहीं चीजों को सेटल करता है। तो इस बार जो हो रहा है, तो राजस्थान के संदर्भ में देखें तो संघ का भी कहीं ना कहीं दखल है। और आपने भी सुना होगा और हमने भी सबने सुना, प्रकाशित भी हुआ है, चैनलों पे भी आया कि वसुंधरा जी 4 दिन पहले सिर्फ 4 घंटे के लिए जयपुर आई, वो संघ के एक बहुत बड़े प्रचारक से मिलके गई, उनको अपनी सफाई देके गई। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा जी जो रूप में है, या उनके समर्थक जिस तरीके से एक पार्टी में दबाव बना रहे हैं कि उनको चेहरा घोषित किया जाए, तो उनसे कहा गया होगा कि भाई संघ भी आपसे नाराज है। तो संघ के कुछ एकाध पदाधिकारियों के नाम बताए होंगे, तो वो उन पदाधिकारी से मिलने आई, उनको अपनी सफाई भी दी। लेकिन मेरी जो जानकारी है, जिन पदाधिकारी को उन्होंने सफाई दी वो टस से मस नहीं हुए, वसुंधरा जी की सफाई से टस से मस नहीं हुए। उनका साफ कहना था कि आपके पुराने शासन में संघ के बताए हुए काम या संघ के लोगों के काम पूरी तरह से नहीं हुए, इस वजह से वो है। लेकिन वसुंधरा जी ने अपनी सफाई में कहा कि भाई मैंने तो एक जिम्मेदारी संघ से जुड़े एक मंत्री को ही दे रखी थी, वो ही नहीं कर पाए तो क्या, वो एक अलग चीज है, वो अलग कहानी है, यहाँ कहने की बात नहीं है वो। लेकिन जहां तक राजनीतिक दलों का है, तो उसमें कांग्रेस की भी स्थिति ऐसी थी, लेकिन कांग्रेस ने कुछ स्थिति को अपना संभाला। ये सचिन पायलट तो एकदम उनके जो खेमे को, जो चुप्पी साधने को मजबूर कर दिया, क्योंकि पूरी एक राजनीतिक बिसात इस ढंग से बिछ गई कि सचिन पायलट के सामने कुछ चारा भी नहीं था। जो मैंने पहले भी कहा कि वो क्या कर सकते थे, सिर्फ सीडब्ल्यूसी में आ गए। सीडब्ल्यूसी में भी क्या भूमिका होती है वो आप और हम सब जानते हैं। जो लीडरशिप वाली बात है वो उनको नहीं मिल पाई। पूरा एक जो लीडरशिप राजस्थान की कांग्रेस में अशोक गहलोत के हाथ में है, उनका इस पर कोई डाउट नहीं। वो
तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे तो उनका एक अपना और है, एक प्रभाव है, उनकी योजनाएं हैं। आज केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का जो आला कमान है वो भी उनकी योजनाओं की तारीफ करता है, उनकी योजनाओं को लेकर ही चुनाव मैदान में जाना चाहता है। ये सब चीजें हैं। उधर भाजपा भी अपनी केंद्र सरकार की योजनाओं पर जाएगी, लेकिन मीना जी असलियत क्या है? चुनाव में योजनाएं, कल्याण कार्यक्रम या और भी सब चीजें भाषणों में ही ठीक लगती है, लेकिन जब मैदान पे चुनाव होता है तब वहाँ जो समीकरण बैठाए जाते हैं, मैं पहले भी कई बार कह चुका कि चुनाव सिर्फ इक्वेशन और कैलकुलेशन पर होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये इक्वेशन और कैलकुलेशन जो बना लेगा चुनावी समय में वो अपनी सीटें निकाल लेगा। अब दोनों पार्टियों का क्या है कि एक 100 का बैरियर है, जो 100 का आंकड़ा पार कर लेगा वो और भी आगे जा सकता है। अब इस दोनों दल अपना समीकरण बैठा रहे हैं, अब दोनों पार्टियों के अपने घोषणा पत्र आएंगे, उनका भी कुछ असर होगा। भाजपा के जो संकल्प समिति बनाई है उसकी कल बैठक होने जा रही है, अर्जुन मेघवाल उसकी बैठक लेंगे। उसमें हो सकता है कि जो संघ से संगठन महामंत्री है राष्ट्रीय BL संतोष, उनके आने का भी है। तो एक ये प्रक्रिया चल रही है, दोनों दल अपने अपनी सेनाएं जो सजाने में लग गए हैं और जो समीकरण बैठा रहे हैं, घोषणाएं और ये कल्याण कार्यक्रम, जो भी चीजें गरीब कल्याण की जो भाजपा कहती है और कांग्रेस कहती है कि हमारी गहलोत सरकार की योजनाएं हैं, ये सब अपनी जगह है, ये सब भाषणों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही काम आएंगी, लेकिन मैदान में तो इक्वेशन और कैलकुलेशन बैठाने वाली चीजें हैं जो अब चल रही है प्रक्रियाओं में। टिकट की दावेदारी जो सामने आ रही है, जैसे कांग्रेस ने साफ कह दिया कि हमारा तो जिताऊ ही कैंडिडेट बनेगा। अब जिताऊ का क्राइटेरिया क्या होता है? कोई अच्छा या ये वो नहीं होता, उसका समीकरण कैसा वहाँ है वो कैसा बैठा लेता है। इसी तरह भाजपा भी अपने ऐसे ही उम्मीदवार लाएगी जो जिताऊ हो। उनका समीकरण इस इलाके में उन्होंने दूसरे प्रदेशों के 200 विधायक भेजे हैं, वो 7 दिन रह के सारा एक प्रवास पर एक है, वो अपने सारी रिपोर्ट देंगे केंद्रीय नेतृत्व को। और 27 या 28 अगस्त को केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होने वाली है, उसमें राजस्थान की ऐसी कमजोर सीटें भाजपा की, उनके उम्मीदवार घोषित भी कर दिए जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में घोषित कर दिए, तो उम्मीदवार घोषित हो रहे हैं। वसुंधरा राजे की कोई ऐसी भूमिका भी सामने नहीं आई, मतलब वो बैठक में रहेंगी, वो अपनी राय रख सकती है, लेकिन तय तो वह केंद्रीय नेतृत्व। जी बिल्कुल। तो दोनों राजनीतिक दलों ने लगभग अपनी तस्वीर जो है वो स्पष्ट कर दी। हालांकि बीजेपी में वसुंधरा राजे को लेकर जो बड़ी तस्वीर साफ होनी है उस पर अभी भी कशमकश बना हुआ है और हर दिन आकलन किया जा रहा है कि क्या किया जाए। बीजेपी का सो कॉल्ड आला कमान जिसे कहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जिसे ओम सैनी जी ने कहा कि ये 2 लोग मिलकर ही तय करते हैं, और इन दोनों लोगों की जो सूची है उसमें वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठती और यही वजह है कि इतना समय लगा। लेकिन ये दोनों लोग चुनावी रणनीति के बहुत बड़े जो है वो चाणक्य कहे जाते हैं, और अमित शाह के लिए तो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल भी किया जाता है। ऐसे में चुनावी प्रबंधन के जो लोग माहिर हैं वो राजस्थान में चुनाव जीतने की हर संभव अपनी कोशिश करेंगे। और वो बात तब भी सामने आती है जब ये भी कहा जाता है कि राजस्थान में यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने भी किसी ऐसे बड़े चेहरे को उतारा जाएगा जिससे कि चुनाव को मुश्किल बनाया जाए। ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा गया है कि जहां पर जो प्रमुख चेहरे होते हैं राजनीतिक दलों में एक आपसी समझ होती है कि वहां पर बहुत बार ऐसा देखा गया है, बहुत बार नहीं भी हुआ लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो सबसे मजबूत मुख्यमंत्री खास करके चेहरे के जो दावेदार हैं उनके सामने अपोजिशन भी, दूसरी पार्टी भी कमजोर कैंडिडेट को उतारती है। ऐसा इतिहास रहा है। इस पर हम ओम सैनी जी के पास जाएंगे, समझेंगे, लेकिन उससे पहले शुभदेश सिंह चौहान साहब, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति स्पष्ट की है और अब सचिन पायलट पर्दे से लगभग दूर हो रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कल भी टोंक में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं वो, और आने वाले दिनों में अगर वो लगातार इसी तरह की बातें करते हैं, उनके प्रमुख समर्थक, बड़े समर्थक माने जाते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन। उन्होंने आज जिस तरह का ट्वीट किया, जिस तरह से उन्होंने एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर के साथ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, क्या कांग्रेस में एक बार फिर से नई बयानबाजी का दौर चलने वाला है? राजस्थान में भी उसका असर होगा?
नहीं, देखिए, नई बयानबाजी हो चाहे पुरानी बयानबाजी हो, इनसे कोई सरोकार नहीं है। हमारा जो राज्य का जो अपना नेतृत्व है, जो हमारे नेतृत्व में इतनी क्षमता है, चाहे वो सचिन पायलट जी हो, चाहे आप माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हो, हमारा चुनाव में एक ही जो ध्येय है कि हम उच्च नेतृत्व के साथ में, हम हर कार्यकर्ता के साथ में, वो कार्यकर्ता जिसने लगातार 4.5 साल तक आम जन की सेवा की है, वो सभी योजनाएं जो आम जन के लिए बनी है, वो योजनाएं जो गांव तक पहुंची है, वो योजना जो ढाणी तक पहुंची है, हर गरीब तक पहुंची है, गरीब के हर उस वर्ग तक पहुंची है जहां नहीं पहुंचनी चाहिए थी, जो कई सालों से नहीं पहुंच पा रही थी। उसमें मुख्य स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और दूसरी बात है जो महंगाई है, महंगाई का जो उच्चतम दर है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, केंद्र सरकार ने कभी भी महंगाई पे ध्यान नहीं देते हैं। हम तो हमेशा डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग हैं। कल ही मैं एक चैनल पे देख रहा था, एक पत्रकार बंधु ने स्मृति ईरानी जी जो इनके मंत्री जी, उनसे टमाटर के भाव पूछ लिए। वो उनको पत्रकार की जेल की बातें याद दिलाने लगी कि भैया 2013 में तो आप जेल गए थे। नहीं, मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल, मैं वही बात कह रहा हूँ मीना जी, मैं वही बात कह रहा हूँ मीना जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, दूसरे चैनल के पत्रकार की बात मत मैं दूसरे चैनल की बात ही नहीं करी है, मैंने वो बात नहीं करी। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। आपने कही है, आप उसे वापस लीजिए। हमारे चैनल में बैठकर मैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात कह रहा हूँ। मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। सवाल पूछना हमारा नहीं, आपको अपनी बात वापस लेनी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल पूछना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा पहलू है। तो क्या सवाल पूछना बंद कर दे? किसी दूसरे चैनल पे क्या कुछ हुआ वो आप यहाँ क्यों? मैंने किसी चैनल का नाम नहीं लिया है, मैंने किसी चैनल का नाम नहीं लिया। अब मेरी एक बात सुनिए। अब आप तो ये भी कहेंगे, कल ने एक टीचर की नौकरी चलेगी, कह देते हैं कि अनपढ़ आदमी को वोट नहीं देना चाहिए, अनपढ़ व्यक्ति नेता नहीं होना चाहिए, तो वो बात भी नहीं करे। आपको नहीं, प्लीज दोनों बातों को मिलाइए मत। हम मीडिया में हैं, हम एक चैनल को लीड करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है हमारे कॉम्पिटिटिव चैनल्स पर जो कुछ हो रहा है उसमें हम ना झांके ना देखें, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम करना है जिम्मेदारी के साथ। इसलिए हम हमारे कार्यक्रम की किसी दूसरे चैनल के पत्रकार ने क्या कहा और किसी मंत्री ने क्या कहा, ये हमारा विषय नहीं है, ना ये आपका विषय है। प्लीज आप उस चैनल पे जाकर उसकी बात करिए। इसलिए आप प्लीज अपनी बात को वापस लीजिए। यहाँ पर आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उस पर बात। मीना जी, मैंने किसी चैनल का नाम नहीं लिया, और मैं एक कार्यकर्ता से पहले एक देश का नागरिक हूँ, और देश के अंदर जो घटनाएं घटित होती है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर के, उनकी जिक्र करना ये मेरा फर्ज बनता है, जैसा कि मेरे संविधान ने मुझे बताया है, और मेरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जैसा कि मैंने पढ़ा है, मैंने यही पढ़ा है। मैं 2023 मैं नहीं करना चाहेंगे, सो प्लीज मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं किसी की चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं देश की चर्चा करूंगा। मैं उन मंत्रियों की चर्चा करूंगा जो सवालों के जवाब नहीं देते, उनका गोलमाल जवाब देते हैं, या उनको उन चीजों की याद दिलाई जाती है। अब मैं सीधा राजस्थान पे आता हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सवाल का जवाब इतना सा है, हमारा नेतृत्व बहुत सफल नेतृत्व है, यहाँ पे किसी की तरीके से कोई आंख मिचौली नहीं है। सबको पता है, राजस्थान के हर जन को पता है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हैं, उसके बाद में सचिन पायलट जी हैं। हमारा जितना भी जो शीर्ष नेतृत्व है उसके लीडरशिप के अंदर हम बिल्कुल जाएंगे, हम रिवाज को बदलेंगे, वापस से हमारी सरकार रिपीट होगी। रिपीट इसलिए होगी, हमने राजस्थान के जन के लिए ERC, हमने राजस्थान के जन का ध्यान रखते हुए हमने ERCP का मुद्दा उठाया। EWS का सरलीकरण, आप बात सुनिए, EWS का सरलीकरण अगर पूरे देश के अंदर है तो वो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां EWS का सर्वाधिक सरलीकरण हुआ है। यहाँ ना तो CP जोशी जी बोलते हैं, ना गजेंद्र सिंह शेखावत बोलते हैं, ना खुद सुरेंद्र सिंह जी बोलते हैं। आप मोदी सरकार से अपील कीजिए ताकि EWS का सरलीकरण केंद्र सरकार में भी हो सके। दूसरी, मेरी और बात सुन लीजिए,
हम जिस मुद्दे को लेके जाएंगे वो हम जातिगत जनगणना के मुद्दों को लेके जाएंगे। आज तक भाजपा का स्टैंड क्लियर नहीं है कि उनको जातिगत जनगणना पे आपका क्या स्टैंड है। ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, ना ही इनका कोई नेता बोलता है कि आपका जातिगत जनगणना पे क्या स्टैंड है। उसके बाद में ओबीसी का जो सरलीकरण, ओबीसी का रिजर्वेशन को लेकर के जो मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, उनका स्टैंड बीजेपी का क्या है। शुभदेव सिंह चौहान जी, ज्यादा आक्रामक होने से या चिल्लाने से आप अपनी बात को ज्यादा अथॉरिटी से नहीं कह पाते हैं, इसलिए प्लीज संयमित रहिए। आपका प्रधानमंत्री भी है, देश का प्रधानमंत्री, इसलिए आपका प्रधानमंत्री संबोधन भी आपका सही नहीं है और दूसरे पत्रकार की और दूसरे चैनल की चर्चा भी यहाँ सही नहीं है और हम उसका खंडन करते हैं हमारी तरफ से। आपने गलत बोला है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत जी, सवाल ये है कि राजस्थान की राजनीति में अब जैसे जैसे एक एक दिन हम चुनावों के पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे तस्वीर साफ करनी जरूरी है। जिस तरह से यहाँ पर अभी शुभदेव सिंह चौहान ने कहा कि वो जातिगत जनगणना को अब मुद्दा बनाएंगे। राजस्थान के चुनाव में जातिगत जनगणना अगर मुद्दा बनती है तो सचिन पायलट का जो ये फैसला है कांग्रेस पार्टी में, इस पर एक और कहीं ना कहीं पर्दा डालने की कोशिश या इसे भुलाने की कोशिश डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस की तरफ से। देखिए, दरअसल जो बार बार एक तो ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग हैं, जो देश में इमरजेंसी को लागू करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ओम सैनी जी ने एक बात बड़े दोहरे संदर्भ में इन्होंने बात कही कि कांग्रेस तो आलाकमान के यहाँ से निर्णय कर लेगी, लेकिन बीजेपी वो तो लोकतांत्रिक है और भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात को आलाकमान पे छोड़ देती है तो वो एंटी डेमोक्रेटिक है। ये दोहरी बात कैसे हो सकती है? ऐसे नहीं कहा। नहीं, आपने ओम जी यही बात कही कि कांग्रेस में तो परंपरा है, वो तो लोकतांत्रिक परंपरा है कि आलाकमान पे छोड़ दे, और भाजपा अगर आलाकमान पे छोड़ दे तो एंटी डेमोक्रेटिक है। नहीं, मैं जब नहीं, मौका हमारा मिलेगा तो नजरिया तो एक बहुत क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात तो इनकी लीडरशिप है। अगर एक नेतृत्व उत्तर में जाता है, दूसरा दक्षिण में जाता है, जिनके लिए ये कह रहे हैं कि हमारे लिए अशोक गहलोत जी भी हमारे नेता है, सचिन पायलट जी भी जो नेता हैं, और दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो इनके यहाँ बिल्कुल क्लियरिटी है नहीं। रही बात मीना जी आपके सवाल की, देखिए ये अशोक गहलोत जी की जो स्ट्रेटेजी है, दरअसल क्या है कि आजकल चुनाव प्रबंधन एजेंसियों के भरोसे नेता हो गए हैं, और किसी एजेंसी को करोड़ों रुपए देकर आप ये करवा लेते हो कि इसके भरोसे हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। जो ये महंगाई राहत कैंप का प्रोपेगेंडा लेके आए, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि उसका कुछ भी नहीं होना जाना, लोगों की कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके लिए किसी कैंप के किसी शिविर को कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं थी। चुनाव के मौके पे गहलोत जी फिर कोई नई नई बातें लेके आएंगे। अभी एक लेके आए 6% अलग से रिजर्वेशन की और मूल ओबीसी की अवधारणा लेके आए। मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा मूल ओबीसी का मतलब क्या है? मूल ओबीसी का मतलब कौन सी जातियां हैं? आपने खुद ही मूल ओबीसी का शब्द इजाद कर लिया। क्या आपने तय किया कि ये जातियां मूल ओबीसी की हैं? आपने कोई आयोग बनाया, आपने कोई कमीशन बनाया, उसने कोई निर्णय दिया, कोई आपने स्टडी कराई, कोई रिजल्ट आया, सरकारी भर्तियों में किसका कितना परसेंटेज रहा? हर 10 साल से आपको इस पे जो काम करना चाहिए था आपने वो तो किया नहीं। अब चुनाव के मौके पे आप कह रहे हैं हम 6% अलग से रिजर्वेशन दे रहे हैं और फिर उसके लिए हम बाद में आयोग बनाएंगे। तो आप हर चीज को पॉलिटिकली कैसे ले सकते हैं? रिजर्वेशन कोई पॉलिटिकल इशू है नहीं। आप इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, वो भी चुनाव से 2 महीने पहले लेना चाह रहे हैं। चुनाव से 2 महीने पहले आप नई नई योजनाएं लाके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन इस बार बहुत क्लियर स्थिति है, जनता अब इनके झांसों में उसमें नहीं आने वाली। और ये बात मैं नहीं कह रहा, इनकी सरकारी कैबिनेट मंत्री ये बात कह चुके हैं कि एक फॉर्च्यूनर में भरने जितने विधायक हमारे नहीं बचेंगे। आप राजस्थान के गांव ढाणी कहीं भी चले जाइए, निकल जाइए, आम आदमी मन बना चुका है कि कांग्रेस की जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2023 के चुनाव में नई सरकार भाजपा की बनने जा रही है। और ये भी तय मानिए आप कि केंद्र और राज्य की दोनों की एक जैसी सरकारें होकर डबल इंजन की सरकार बनेगी। राजस्थान का आने वाले जो 5 साल तो आपका अधिकार है, ये क्लेम करना आपका अधिकार है, लेकिन सवाल जो आपसे तार्किक पूछा जाता है उसका जवाब आप लोग क्यों नहीं दे पाते, उससे क्यों बचते हैं? ओम सैनी जी, सवाल ये है कि जो सवाल मैंने शुभदेव सिंह जी से पूछा और जिसका जवाब देने की बजाय वो उल्टा उसको घुमा गए और दूसरी तरफ ले गए, क्योंकि दरअसल उनके लिए भी मुश्किल है कि वो कैसे बताएं कि कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन
कांग्रेस पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनके लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में अनुशासन कहाँ है? कांग्रेस पार्टी का आला कमान क्या कर रहा है? और वाकई में अगर आचार्य प्रमोद कृष्णन इस तरह की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी के नेताओं में आपस में कितनी दूरी है। देखिए मीना जी, वो तो उनके अपने संस्कार हैं। अगर प्रमोद आचार्य जी जो बोलते हैं, उनको वो आचार्य क्यों लगाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। जिस तरह की उनकी जुबान है उसके हिसाब से तो उनको कुछ और कहा जाना चाहिए। वो सामान्य कार्यकर्ता की तरह से, सामान्य कार्यकर्ता के नाराज होता है तो फिर उसके बाद में वो जिस तरह की भाषा बोलता है उस तरह की भाषा बोल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनका कोई उदाहरण अब उनको कांग्रेस के आला कमान ने क्यों अडेप्ट कर रखा है, क्या मजबूरी है यूपी की राजनीति को लेकर के या एक जाति विशेष की राजनीति को लेकर के। ये तो इनके सोचने की बात है। लेकिन वो लेकिन ओम सोनी जी, जो भाषा अशोक गहलोत जी ने प्रयोग की सचिन पायलट जी के लिए, हाँ, उनको आलोचना की है अशोक गहलोत जी हमने ने हमने आलोचना, मैंने तो आलोचना की है, चैनल्स पे आलोचना की है। मैंने कभी भी इस बात की तरजीह नहीं कहा कि निकम्मा नुगरा ये सब। मैंने कहा कि इसके लिए बहुत सारे शब्द थे। आपको उनकी कमजोरी को लेकर के कुछ कहना था तो इसके लिए बहुत सारे शब्द थे। ये शब्द नहीं इस्तेमाल किए जाते, ये पार्लियामेंट्री शब्द नहीं है, ये अच्छे शब्द नहीं है। इसका मतलब शब्दों की कई कायली थी, इसलिए ऐसा उनके मुंह से निकला। मैं नहीं एक्सेप्ट करता इस बात। मैंने लगातार कहा है, सबके सामने कहा है, सारे चैनल्स पे कहा है। लेकिन साथ साथ में जो कुछ हुआ वो प्रकरण भी बहुत अलग किस्म का रहा है ना। उस प्रकरण के बगैर ये सब बातें निकलने का सिलसिला होता नहीं है। अब जब इनके यहाँ एका हो रहा है, सब एक दूसरे के साथ में गले मिल रहे हैं और अपने आप को लड़ाई में झोंक रहे हैं, रण चुनाव के उसके अंदर, तो उसके अंदर हमें क्या ऐतराज हो सकता है? जाइए, लेकिन बहुत सारे संकट हैं। आप किस तरीके से आप विभिन्न जिस तरीके से जातियों को आपने मुखर कर दिया है, जातियां डिमांड करने लगी हैं। हर कोई तो अपना अपना संगठन बना के सामने आने लगे हैं, हर कोई अपना हिस्सा मांगने लगे हैं। जो आपने सब कुछ रद्द किया था और जाति विहीन समाज बनाने की बात की थी, समतावादी समाज बनाने की बात की थी, उससे अलग जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए अपने एक संकट को कह सकते हैं कि आज की तारीख में जिस तरह का केंद्र में शासन है, वो एक सांप्रदायिक और शासनों से लड़ने के लिए हम सारी डेमोक्रेटिक रास्तों पर चलेंगे, कह सकते हैं वो। लेकिन फिर भी ये ठीक है नहीं, क्योंकि कभी भी इसको स्वीकार, आजाद भारत में जातिवाद को बढ़ावा देने का सिलसिला समझ में नहीं आता है। ये तो रिजेक्शन का सिलसिला था। हमारे प्रियम्बल का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि जातिवाद को किसी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए और एक अलग समाज बनने का सिलसिला होना चाहिए। वो नहीं हुआ। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पर चर्चा ही नहीं करती। हम पत्रकार करते हैं तो उससे बड़ी तकलीफ होती है कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। लेकिन हकीकत यही है कि जातिवाद इससे मुखर हो रहा है, जातिवाद आपसे सौदेबाजी कर रहा है, जातिवाद आपको परेशान कर रहा है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में जो भी सत्ता में, जो भी ताकत में है, उनको ये कास्टिज्म बहुत तंग कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि मतों का जो मत व्यवहार जो है उसको अगर हासिल करना है तो फिर आपको लोगों को खुश करना पड़ेगा। और यही मेरा ख्याल है कि सारी पार्टियां कर रही है, जो नहीं होना चाहिए। इसका रिजेक्शन होना चाहिए पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से, जिन्होंने अगर राजनीति डेमोक्रेसी का कुछ बुनियादी रूप से पढ़ा है, अगर भारत के संविधान को पढ़ा है, तो उसके बाद में बोलना चाहिए इस बात के ऊपर। लेकिन नहीं बोलते हैं। हम कह रहे हैं कि तकलीफ देगा बहुत। हर जाति अपने आप को मुखर, हर तो जाति समाज हो गई। जाति समाज कैसे हो सकता है? एक जाति है। तो ये ब्राह्मण समाज, ये ब्राह्मण जाति है। ये गुजर समाज, ये गुजर जाति है। तो उसको समाज कहने लगे। समाज तो हिंदू समाज हो सकता है, मुसलमान समाज हो सकता है। ये बुनियादी बातों पर भी चर्चा नहीं करते हैं और उसके बाद में जब कोई बात कहते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। मुझे लग रहा है ये सारी बातें पहले हुआ करती थी कि मुद्दों की राजनीति के साथ में भी इलेक्शन हुए हैं ना। सन 60 तक तो देखते रहे, सन 70 तक तो देखते रहे हैं कि मुद्दे के साथ में आए। गरीबी हटाओ का एक नारा दिया और मिसेस गांधी के पास में कितना सारा वोट आ गया और कैसे वो लीडर बनी। और उसके बाद में जब डेमोक्रेसी खतरे में है, ये नारा दिया 77 में, तो पूरी कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में साफ हो गई। ये भी है ना नारा। लेकिन अब वैसा दम नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब आप इस मुद्दों के आधार पर उस तरीके से बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ण भी पैदा हो गए हैं, जातियां भी पैदा हो गए और जातियों के प्रबंधक भी पैदा हो गए। वो प्रबंधक कहाँ ले जाएंगे आपको? तो वही तय करेंगे। पूरी की पूरी एजुकेटेड पीढ़ी भी तैयार हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जातियां ही तैयार हुई है, नए नौजवान भी तैयार हुए हैं, पढ़े लिखे, टेक्नोलॉजी भी तैयार हुई नए है। नौजवानों, देखिए मीना जी, एक मिनट और दे दीजिए। नए नौजवानों का मैं एजुटेशन देख रहा हूँ।
मैंने युवजन सभा देखी है, मैंने स्टूडेंट फेडरेशन देखी है, मैंने विद्यार्थी परिषद देखी है, मैंने NSUI देखी है, जिनके पास में प्रोग्राम था वो कैसे विश्वविद्यालय में उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और वो कैसे कैसे मतलब पाठ्यक्रम बदलने में या रोजगार ओरिएंटेड एजुकेशन दिलवाने के लिए बातें करते थे। अब क्या बात करते हैं? अब चुनाव से पहले तो सारे 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 सब कुछ लिंक दो कमेटी की कैसे सत्यानाश होता है। कोई हिम्मत है किसी की बोलने की? उनके विरुद्ध नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि उनका मत व्यवहार क्या करेगा। वो आपको चूंकि वो डिसाइड करने वाला सिलसिला बन रहा है, ये अब कौन सिखाएगा उनको इसमें? मैं मुझे ये सब हमने देखा है ना, हम भी तो उसी रास्ते से निकले हैं। जो पहले चुनाव हुए राजस्थान में छात्रों के, तो उसमें तो मैं प्रेसिडेंट बना हूं बाबा। 4,000 में से 3,500 वोट लेकर के मेरे अपोनेंट को 500 वोट मिले और 10 पैसे खर्च नहीं हुए। ये देखिए, एक तो वो जमाना था। अब तो ये चीजें हैं जो समय के साथ में, लेकिन भूलना नहीं चाहिए, उनको बार बार याद दिलाना चाहिए कि देखिए एक आदर्श दुनिया भी है, आप स्थापित कर सकते हैं। आप बहकिए मत, जी आप उस रास्ते पे चलिए और नौजवानों को तय करना चाहिए। नौजवान वही है जो वैचारिक रूप से समझ रहा है, चल रहा है। हाँ, मसल्स वाला नौजवान नहीं, ब्रेन वाला नौजवान चाहिए। जी। ये बात तो अभी हमारे राजनेता समझाएंगे तभी समझ में आएगी, भारतीय जनता राजीव पार्टी जैन समझाएंगे, साहब, कांग्रेस राजीव समझाएगी। जैन साहब, राजीव जैन जी, प्रमोद कृष्णन जो कुछ कह रहे हैं, क्या वो इस देश के युवाओं को, इस देश के पढ़े लिखे नौजवानों को, क्या इस देश के राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन आखिर कांग्रेस पार्टी में CWC में सचिन पायलट को रात को लिया जाता है और सुबह सचिन पायलट के खासे समर्थक आचार्य प्रमोद कृष्णन का अशोक गहलोत पर इतना बड़ा हमला होता है। और क्या कांग्रेस पार्टी ये सब देखकर चुप है, या फिर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ अशोक गहलोत को फ्रीडम दी है, दूसरी तरफ सचिन पायलट को किनारे किया है, वहीं तीसरी तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णन को भी साथ साथ यहाँ पर तैनात किया है कि आप भी बराबर सबका इलाज करते रहिए। ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है। देखिए, स्ट्रेटेजी तो नहीं कह सकते, लेकिन आचार्य के जो पिछले 2-3 साल से जिस तरीके से भी बयान आए वो बड़े एक तरफा आते रहे। वो कोई कांग्रेस पार्टी से मेल खाते हुए नहीं आए। कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर यह भी कहा कि उनकी राय से कोई पार्टी की राय नहीं है, वो उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन वो कांग्रेस में बने हुए हैं। उसके पीछे एक अलग, बहुत से अलग कारण हो सकते होंगे पार्टी के, तो उनको बनाए रखा हुआ है, लेकिन हैसियत उनकी कांग्रेस में किसी रूप में नहीं है। कांग्रेस के कोई वो पदाधिकारी नहीं है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक पहले तो थे। कांग्रेस की प्रियंका गांधी के मतलब समर्थक के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनावों के समय कुछ काम किया था, लेकिन आचार्य प्रमोद के मतलब की जो भी बयान आते हैं कांग्रेस पार्टी उससे किनारा कर लेती है। अधिकृत रूप से तो उनके बयानों को कहीं मान्यता ही नहीं है। और जो 3 साल से 4 साल से हम उनके बयानों को देख रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो वो तो बड़े एक तरफा आते हैं। तो किसके पक्ष में आते हैं ये सब जानते हैं, तो वो भी एक राजनीतिक लोग समझते हैं इन चीजों को। लेकिन आज के युवा जो, जैसे ओम सैनी जी कह रहे थे, बड़े अलग तरीके से अब हो गए। राजनीतिक दलों के जो यूथ विंग होती है, स्टूडेंट विंग होती है, उनमें अलग तरीके के मापदंड तय करने लग गए, क्योंकि वही आगे राजनीति में आते हैं, क्योंकि वही प्रचार की बड़ी फौज के रूप में भी काम करते हैं चुनावों में। तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव आ रहा है राजनीति में। और जब पहले के जमाने में तो एक ही पार्टी होती थी, एक ही पार्टी का शासन होता था, तो वो जो नारा दे दे वो जीत जाती थी। लेकिन अब मीना जी स्थितियां बहुत बदली हैं पिछले 20-25 सालों में। एक कांग्रेस के बराबर की, या उससे कह सकते हैं कि उससे बड़ी मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी सामने आई है जनता के। लेकिन लोकतंत्र के लिए तो ये अच्छी बात है, जनता के हित की बात है। उसके लिए चुनाव करना आसान रहेगा, चयन करना आसान रहेगा कि कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया। हम तो ये चाहते हैं कि 1-2 पार्टी और इस तरीके की मजबूत आए, जिससे लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। ओम सैनी जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को CWC में सदस्यता देकर एक तरह से उन्हें राजनीति में राजस्थान के चुनाव से एक दूरी दे दी है, और इस दूरी के साथ ही कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट के समर्थकों ने अपनी एक नई खेमेबाजी और प्रहार करने की राजनीति शुरू कर दी है। देखना होगा, सचिन पायलट कल टोंक में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने जा रहे हैं, सम्मान सम्मेलन कर रहे हैं। वहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोगों को जुटा पाते हैं, और कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ अशोक गहलोत के चेहरे पर राजस्थान के चुनाव में कितनी ताकत लगा पाती है, बीजेपी इसे किस तरह से भुना पाएगी,
आने वाले दिनों में राजनीति बड़ी दिलचस्प होगी। राजस्थान की नजर बनाए रखिए। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 24 पर। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।